तो लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि अर्थर, विरियन और अर्डिर अब विट्रिया के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। अर्थर सिल्वी के ड्रैगन फॉर्म के ऊपर बैठकर जा रहा है, वहीं पर अर्डिर और विरियन तो एक मैजिकल ऑर्ब के अंदर जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। वो लोग अब जा रहे होते हैं जहाँ पर सिल्वी अब अर्थर से कहने लगती है कि अर्थर तुम ठीक तो हो, जिस पर अर्थर भी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर अभी तक मुझे इस चीज की आदत नहीं हुई है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाती हो। तो सिल्वी कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रैंडफादर ने कहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे एक ड्रैगन की डिग्निटी को बनाए रखना होगा। ये सुनकर अर्थर अब अपने पास्ट का याद करता है जहाँ पर वो सिल्वी के ग्रैंडफादर से मिला था, वो भी अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दिन जो कि उसने एपियोटस में करी थी। जिसके बाद अब जैसे अर्थर अब इंद्राज से मिलने के लिए जाता है, वो अब काफी ज्यादा शौक हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंद्राज की साइड में मायरे बैठी हुई थी। ये देखकर अर्थर को समझ आ जाता है कि मायरे इंद्राज की वाइफ है। जिसके बाद अब इंद्राज अर्थर से कहने लगता है कि अगर मायरे तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होता। जिस पर मायरे कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो बस अर्थर को थोड़ा सा गाइड किया है। अर्थर अब कहने लगता है कि मायरे इंद्राज की वाइफ है। ये सुनकर मुझे काफी बड़ा एक झटका लगा, पर उससे भी ज्यादा झटका मुझे तब लगा जब लॉर्ड इंद्राज ने मुझे अपना फाइनल मैसेज दिया। वो मैसेज सुनकर मैंने जितना भी आज तक काम किया है, मैं उस काम पर शक करने लगा। इंद्राज ने अब अर्थर से कहा था कि मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी इस एडवाइस को हल्के से ना लेना। ऐसा बोलकर इंद्राज अब अर्थर से कुछ कहता है, पर हम लोग को दिखाया ही नहीं जाता है कि आखिर इंद्राज ने अर्थर से कहा क्या। इन सभी चीजों के बारे में अर्थर सोच ही रहा था, तभी विरियन अब अर्थर से कहता है कि हम लोग अब पहुंचने वाले हैं, तैयार रहना। वहीं पर विरियन अब अर्डिर से कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है कि हम लोग इस तरीके से दुश्मनों से मिलने जा रहे हैं, वो भी बिना किसी बॉडीगार्ड के साथ। तो अर्डिर कहता है कि चिंता मत करो, जिन लोगों से हम लोग मिलने जा रहे हैं वो बस मैसेंजर हैं। अगर उन लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं बीच में दखल अंदाजी दे सकता हूँ। जिस पर विरियन कहता है कि लेकिन अगर हम लोग देखें कि विट्रा लोगों ने कितना बुरा किया है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि वहाँ हमारे ऊपर हमला जरूर करेंगे। वो लोग हाफ ब्लड असुरास बना रहे हैं, म्यूटेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं, और अब तो वो लोग शिप भी बना रहे हैं। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार एग्रोना इन सभी चीजों की प्लानिंग कब से करता आ रहा है। ये वॉर तो बस उसके लिए एक गेम के बराबर है। तो बल्डीर भी कहता है कि हाँ, क्योंकि एग्रोना डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है वॉर के अंदर, इस वजह से वो बस अपनी चालें चलवा रहा है अपने साथियों से। तो वीरुन कहता है कि तो लेकिन हमारी साइड की चालें कौन चल रहा है। जिस पर अल्डीर कहता है कि वो तुम हो, तुम हमें इस वॉर के अंदर लीड कर रहे हो। ये सुनकर अब वीरुन कहता है कि हाँ, इस बात को मैं अपने आप को हर दिन याद दिलाता हूँ जिससे कि मैं स्ट्रॉन्ग बना रहूं। इसके बाद वो लोग अब और भी आगे बढ़ते हैं। अर्डिर अब अर्थर से कहता है कि बेहतर ये रहेगा कि तुम और सिल्वी हमारे साथ यहाँ नीचे आ जाओ। तो अब अर्थर भी मान जाता है। वहीं पर सिल्वी अब अर्थर से कहने लगती है कि मैं इस बार वॉर में छिपने नहीं वाली हूँ। जैसे हर बार मुझे छिपना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए, पर इस बार मैं नहीं छिपूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है और अब वो दोनों ही अर्डिर और विरियन के साथ आ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब उन लोग को वो मैसेंजर दिखाई दे जाते हैं। उन मैसेंजर को देखकर अर्थर कहता है कि दिखने में ये कोई मामूली से मैसेंजर नहीं लग रहे हैं। जिसके बाद वो लोग अब नीचे उतरते हैं जहाँ पर अब दो लोग खड़े होते हैं। देखकर दोनों ही डीमंस लग रहे हैं। वहाँ पर जो सींग वाला बंदा होता है वो उनका वेलकम करता है और अब वो ईवल तरीके से स्माइल भी करने लगता है। अर्डिर अब उन लोगों से कहने लगता है कि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि तुम लोग ही वो मैसेंजर हो जिससे हम लोग मिलने वाले थे। तुम लोग का अपीयरेंस देखकर तो यही लगता है। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि शुक्रिया ये तारीफ करने के लिए। वहीं अब दूसरा बंदा बताने लगता है कि मेरा नाम साइरिट है और इसका नाम है ऊतो। अर्डिर, आपसे मिलना हमारे लिए एक काफी बड़ी ऑनर की बात है। हम लोग रिटेनर्स हैं। हम लोगों ने आपके बारे में काफी कुछ सुना है क्योंकि आप एपियोटस के सबसे फेमस असुरा में से एक हो। ये सुनने के बाद अब अर्थर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये दोनों रिटेनर्स हैं। साइरिट अब अर्डिर से कहता है कि मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि आप पैक्ट को होल्ड करोगे, यानी कि आप हमसे लड़ोगे नहीं। तो अर्डिर कहता है कि हाँ, अगर तुम्हारी साइड के असुरा हमला नहीं करेंगे तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। वहीं पर अब ऊतो कहने लगता है कि मैं ये तो समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर अर्डिर और दादाजी आए हुए हैं। दादाजी यानी कि विरियन की बात कर रहा है वो यहाँ पर। वो अब कहता है कि पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे सामने यहाँ पर बॉय वंडर अर्थर लुविन आएगा। जिस पर अर्थर कहता है कि हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। आखिरकार हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमारे सामने रिटेनर्स खुद आ रहे हैं। तो ऊतो कहता है कि साइरेट ने बताया कि हम लोग तो बस यहाँ पर मैसेंजर हैं। हम तुम लोग को ऐसी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं जहाँ पर तुम लोग हमारे साथी को पकड़कर उसे टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, क्योंकि ये काम मुझे करना पसंद है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसा ना करो। वो अब इसी तरीके से ईवल सा हो जाता है, जिसे अब साइरेट रोक लेता है और कहता है कि ऊतो बस करो। जिस पर अब ऊतो कहता है कि लेकिन मैं क्यों रुकूं, वैसे भी अल्डीर हमारा कुछ कर थोड़ी सकता है। जिस पर अब अल्डीर कहता है कि हाँ, मैं भी कुछ करना नहीं चाहता हूँ। सीधा हम लोग अब मुद्दे की बात पर आते हैं। जो मैसेज तुम हमें देना चाहते हो चुपचाप से दे दो और निकल जाओ यहाँ से। तो साइरेट भी कहते हैं ठीक है। वो अब कहता है कि हमारे सोवेरियन ने कहा है कि हम लोग आपको ये मैसेज दे दें। उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपनी रूलिंग फैमिलीज को सरेंडर करवा दोगे, यानी कि डिकातन के जितने भी राजा और रानी हैं और उनके जितनी भी फैमिलीज हैं, अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो हम लोग आपको बख्श देंगे, यानी कि सभी लोगों को हम लोग बख्श देंगे। पर अगर आप लोग रेजिस्ट करोगे तो हमारी आर्मी डिकातन के हर एक बंदे को जान से मार देगी। ये सुनने के बाद अब वीरियन को गुस्सा आ जाता है और अब वो कहने लगता है कि ये कैसी शर्त हुई। जिस पर ऊतो कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास चॉइसेस हैं। चिंता मत करो, जब तुम लोग सरेंडर करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोग को काफी ज्यादा आराम से काटूंगा। ये सुनकर साइरेट अब ऊतो से कहता है कि हम लोग को यहाँ पर फाइट को बढ़ाने के लिए नहीं भेजा गया है, इसलिए शांत हो जाओ। तो ऊतो कहता है कि हाँ, मुझे पता है, ये मेरा इरादा भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर इन लोगों को फ्रेंडली वार्निंग दे रहा हूँ ताकि ये बुड्ढा थोड़ा सा अच्छे से एक्शन ले, अगर इसे अपनी पोती प्यारी है तो। ऐसा बोलकर वो काफी ठरकी सा हो जाता है और विरियन से कहने लगता है कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पोती के साथ मैं काफी मजे करूंगा। ये सुनकर तो अर्थर भी गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर ऊतो के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, पर इतने में ही अब विरियन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अब वो ऊतो को चाटा मार देता है। पर अब चाटा खाने के बावजूद भी ऊतो अब हंसने लगता है और कहता है कि ज्यादा दर्द नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि बस खुजली हो रही है। जैसे ऊतो को ये चाटा पड़ता है, उसकी अब हुडी उसके ऊपर से उतर जाती है और अब अर्थर ये नोटिस करता है कि जो ऊतो है उसका ऊपर का एक सींग तो आधा टूटा हुआ है। जो देखकर अब अर्थर को याद आ जाता है कि ऊतो वही डीमन है जिसने लेंस आलिया को मारा था। अर्थर को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऊतो से कहता है कि क्या तुम ही वो हो जिसने आलिया को मारा है। ये सुनकर ऊतो कहता है कि वो कौन है, जिस पर अर्थर कहता है कि वही लेंस जिसको तुमने डंजन में मारा था। मारने से पहले उसके तुमने हाथ पैर काट दिए थे। क्या तुम ही वो हो जिसने आलिया को मारा है। ये सुनकर ऊतो अब थोड़ा सोचता है और अब वो कहता है कि ओ, क्या तुम उस खूबसूरत सी छोटी सी एल्फ की बात कर रहे हो। हाँ, मैंने उसे मारा है, तो क्या हुआ। ये सुनकर अर्थर को अब और भी गुस्सा आ जाता है, पर अब वीरियन उसे शांत कर लेता है। अर्थर भी अब शांत हो जाता है, वो नहीं चाहता है कि फाइट यहाँ पर बढ़े। अर्थर अब उन लोगों से कहता है कि क्या तुम बस हमें यही बात बताने के लिए आए थे या फिर तुम लोग हमें कुछ और भी बताना चाहते हो। तो अब साइरेट कहता है कि हम लोग तुम्हें 2 दिन दे रहे हैं डिसाइड करने के लिए। अगर तब तक डिकातन की रॉयल फैमिली सरेंडर नहीं करेगी तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा और हम लोग हमला कर देंगे। इसी के साथ अब उन लोगों की मीटिंग ओवर हो जाती है और अब वो लोग अब वहां से जाने लगते हैं। तभी अर्थर अब नोटिस करता है कि जा तो है ऊतो अब साइरेट से ये कह रहा है कि तुम्हें आलिया की मरते हुए चिल्लाने की आवाज सुननी चाहिए थी। मन कर रहा था कि मैं उसको बार बार मारता रहूं, काश मैं उसे जिंदा रखता जिससे कि मैं उसकी चिल्लाने की आवाज बार बार सुन पाता। ये सुनकर तो अर्थर अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अब वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो लोग उसके हमले से बच जाते हैं। वहीं पर ऊतो अब अर्थर की अटैक की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा अटैक तो काफी कमाल का था। इससे पहले कि अब ऊतो अर्थर की पूरी अच्छे से तारीफ कर पाता, वो अब ये देखता है कि अर्थर का अटैक जैसे पीछे जाता है वो अब काफी बड़ा धमाका कर देता है। यानी कि अब ये देखकर ऊतो समझ जाता है कि अगर ये अटैक उसे लगता तो उसकी बुरी हालत हो जाती। अर्थर अब ऊतो से कहता है कि मैं तुमसे बैटलफील्ड में लड़ने का वेट करूंगा। ऐसा बोलकर अब अर्थर एकदम कूल सा पोज मार के वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग को अब डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग अब देखते हैं कि टिन होन के साथ टेसिया की जो टीम है वो भी आई हुई है। सभी लोग मिलकर अब उन्हीं मॉन्स्टर्स के सींग को और फैंक्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ये वही मॉन्स्टर्स हैं जिन लोगों को अर्थर ने हराया था। वो लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स के सींग और फैंक्स को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि वो लोग उनका यूज करके वेपन्स क्रिएट कर सके। वहीं पर अब डार्वस परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार अभी तक हम लोग डंजन में ही क्यों फंसे हुए हैं। यहाँ के मॉन्स्टर काफी कमजोर है, इन्हें मारने का कोई फायदा भी नहीं है। जिस पर अब स्टैंडर्ड भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, इन मॉन्स्टर से मुझे कोई भी ज्यादा अच्छे कोर नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे मेरे वेपन के लिए कोई भी एमो नहीं मिल रही है। वहीं पर अब डार्वस कहने लगता है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अर्थर ने इन सभी मॉन्स्टर्स को एक के ऊपर एक कैसे लगा दिया। जरूर उसने ऐसा सिर्फ कूल दिखने के लिए किया होगा।
यहाँ के सारे काम को कंप्लीट करने के बाद टेसिया अब हेलन से कहती है कि यहाँ का काम पूरा होता है, इसके बाद तुम लोग अब क्या करोगे। जिस पर हेलन और एडम कहते हैं कि हम लोग जायरस में वापस जाएंगे। अर्ली डंजन में जाने से पहले हम लोग को थोड़ी बहुत तैयारी करनी है इसलिए। जिस पर अब टेसिया कहती है कि मेरी और मेरी टीम को वापस से फ्लाइंग कैसल में भेज दिया जाएगा जब तक हम लोग को नया काम नहीं मिल जाता तब तक। तभी अचानक से डर्डन अब ये नोटिस करता है कि सामने की जो दीवार है वो काफी अजीब सी लग रही है। वो अब उसे चेक ही कर रहा होता है, पर इतने में ही हम लोग अब देखते हैं कि वो दीवार अब टूट जाती है, जो देखकर डर्डन अब सभी लोग को यहाँ से भागने के लिए कहता है। हम लोग अब देखते हैं कि जैसे ही दीवार टूट जाती है उसमें से अब काफी सारे और नए मॉन्स्टर्स उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। उन लोग को तो अब भागने का ही मौका नहीं मिलता है, इसलिए अब उन लोग को उन मॉन्स्टर से लड़ना ही पड़ता है, जिस वजह से काफी सारे लोग घायल भी हो रहे होते हैं और अब वो लोग उन मॉन्स्टर्स को मार भी रहे होते हैं। डार्वस भी अब जा रहा होता है, पर इतने में ही अब एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है। पर इतने में ही टेसिया और हेलन वहां पर आ जाती है, जो कि अपनी पावर का यूज करके अब डार्वस को बचा लेती है। पर इतने में ही एक और मॉन्स्टर उन्हीं लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और अब वो उस मॉन्स्टर के अटैक से बाल बाल बचते हैं। वहीं पर अब टेसिया सोचने लगती है कि ये मॉन्स्टर्स तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, आखिरकार अर्थर ने अकेले ही इन सभी को कैसे हरा दिया था। दूसरी तरफ अब वापिस से डार्विस को दिखाया जाता है। वो अब एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, पर अब उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। वो अपने हाथों को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तुम लोग को याद ही होगा कि अर्थर ने उसके सारे माना पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया था। वहीं पर वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है, पर इतने में ही कारिया आकर उसे बचा लेती है। वहीं पर अब टेसिया अब कारिया और डार्विस से कहती है कि जल्दी से डोर की तरफ जाओ और जितने हो सके अपने सोल्जर्स को साथ लेकर जाओ। तो वो लोग भी मान जाती हैं, जिसके बाद वो लोग वहां से जाने वाले होते हैं, पर अब कुछ मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं, जो देखकर जैस्मिन वहां पर आती है और अब वो काफी तेजी से इधर उधर हमले करके उन सभी मॉन्स्टर्स को काफी इजीली हरा देती है। जिसके बाद अब सभी लोग अब काफी कोशिश करते हैं, इस वजह से ज्यादातर सोल्जर्स अब यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं एडम भी काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, पर अब वो मॉन्स्टर उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। लेकिन अब इतने में ही डर्डन वहां पर आ जाता है, जो कि अब उसे बचा लेता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब एक साथ मिलकर काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। पर इतने में ही एक काफी पावरफुल सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि अब डर्डन को अपने पंजों से नीचे गिरा देता है। ये देखकर एडम गुस्से में आ जाता है और अब वो जाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे कि अब वो डर्डन को बचा लेता है। इसी तरीके से एडम अब डर्डन को सेफ जगह पर लेकर जाने लगता है और अब हेलन उन लोग को गार्ड कर रही होती है। पर इस बार वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो हेलन पर भारी पड़ जाते हैं। एक मॉन्स्टर अब उसके वेपन को ही पकड़ लेता है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरा मॉन्स्टर अब हेलन के ऊपर हमला कर देता है और हम लोग को अब खून ही खून दिखता है। तो क्या इसका मतलब है कि हेलन मर चुकी है? हमें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर अब टेसिया जैसे ये सब देखती है वो अब कहती है नहीं। अगले सीन में अर्थर, विरियन और अर्लियर को दिखाया जाता है, जो कि अब मीटिंग करके वापस आ जाते हैं। अर्थर अब विरियन से कहता है कि ये मत कहना कि तुम लोग दुश्मनों के ऑफर को एक्सेप्ट करने की सोच रहे हो। जिस पर विरियन कहता है कि नहीं, लेकिन अगर सोच कर देखो, अगर हम लोग सरेंडर कर देंगे तो काफी सारे इनोसेंट लोगों की जानें बच सकती है। जिस पर अर्थर कहता है कि लेकिन हम लोग श्योर नहीं है कि वो लोग ऐसा करेंगे या फिर नहीं। जिस पर अब अर्लियर भी अब विरियन से कहता है कि हाँ, अर्थर सही कह रहा है, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर तुम लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर दोगे तो भी वो हमला नहीं करेंगे। क्या पता वो बाद में कभी हमला कर दे। तो अब विरियन कहता है कि हाँ, मुझे पता है, इसके बारे में मुझे बाकी सभी से बात करनी होगी। ये सुनकर अर्थर कहता है कि क्या तुम इस बारे में सभी लोगों को बताओगे? जिस पर अब विरियन कहता है कि हाँ, क्योंकि ट्रस्ट एक काफी खतरनाक चीज है, उसे पाना काफी मुश्किल होता है पर खोना काफी आसान होता है। एक लीडर को ऐसा बनना चाहिए जहाँ पर उसके जितने भी लोग हैं वो उस पर विश्वास करें। तो मैं सभी लोगों से पूछूंगा कि उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं कि हम लोग क्या करें। वो सभी लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है हम लोगों के लिए। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनकी बातों को सुने कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या वो हमें सेक्रीफाइस करना चाहते हैं या फिर लड़ेंगे वो लोग। तो अर्थर कहता है कि तो फिर तुम क्या करोगे अगर उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उनके लीडर्स को ही सेक्रीफाइस कर देंगे? तो विरियन कहता है कि ऐसा हुआ तो हम लोग वही करेंगे, क्योंकि अब वो समय जा चुका है जहाँ पर एक राजा अपने लोगों को इस तरीके से ऑर्डर किया करता था। इस वॉर में अभी सभी लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए सभी की चॉइसेस मैटर करती हैं। अगले सीन में अर्थर अब इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है और अब वो बालकनी में खड़ा होता है। तभी अब वो नोटिस करता है कि वहाँ पर गार्डन में तो एलेनोर खड़ी है, जो कि थोड़ी बहुत परेशान सी लग रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सा प्रिंस था, जो कि एलेनोर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसे पटाने की कोशिश कर रहा है।
पर एलेनोर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है उससे बात करने के लिए, पर फिर भी वो चुप हो ही नहीं रहा होता है। जो देखकर बू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस प्रिंस को उठाकर हवा में फेंक देता है। ये देखकर एलेनोर अब बू से कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ अब देखने के बाद अब अर्थर भी वहां पर आ जाता है। उसे देखकर एलेनोर अब खुश हो जाती है और अब वो आकर गले लगा लेती है अर्थर को और कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम वापिस आ गए हैं। वहीं पर अब अर्थर ये नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। वो कहता है कि सभी लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं, जिस पर एलेनोर कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि तुम कौन हो। तभी अब बू वहां पर आकर अर्थर की तरफ देखने लगता है। वहीं पर अर्थर भी अब उसकी तरफ देखने लगता है और अब वो दोनों इसी तरीके से हाथ मिला लेते हैं। अर्थर अब बू का दोस्त बन जाता है और कहता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा बू। ये देखकर एलेनोर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि तुम लोग इतनी जल्दी दोस्त कब से बन गए। तो अर्थर अब कहता है कि जिन मर्दों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है तो वो मर्द काफी इजीली दोस्त बन जाते हैं। जिसको समझ नहीं आया है तो मैं समझा दूं। अर्थर बस खुश है कि बू किसी भी ऐरे गहरे लड़के को एलेनोर के सामने नहीं आने देता है। वहीं पर अब एलेनोर अब अर्थर से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए हो। तुम ही एक ऐसे लौते पर्सन हो जो कि हमारे पेरेंट्स को रोक सकते हो। ये सुनकर अर्थर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो एलेनोर बताती है कि मॉम और डैड ने डिसाइड किया है कि वो लोग वॉर को ज्वाइन करेंगे। ये सुनने के बाद तो अब अर्थर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अगले सीन में वो अपने पेरेंट्स से ही मिलने के लिए आ जाता है। उनसे मिलने से पहले अब वो सोचने लगता है कि क्या मेरे पास हक भी है अपने पेरेंट्स को रोकने का। क्या मैं उन्हें वॉर में जाने से रोक भी सकता हूँ? क्या मेरे पास इस चीज का हक है? वैसे देखा जाए तो बैटलफील्ड में काफी मदद हो जाएगी अगर वो लोग वॉर को ज्वाइन करेंगे तो, पर अगर वो लोग ज्वाइन करते हैं तो खतरा है उनकी जानों को। मुझे पता है कि ये काफी सेल्फिश रिक्वेस्ट है, पर मैं चाहता हूँ कि वो लोग वॉर को ज्वाइन ना करें जिससे कि वो लोग सेफ रहें। जिसके बाद अर्थर अब अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है और अब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। ये देखकर वो उदास हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे बिना बताए ही जाने वाले थे। तो एलिस कहती है कि ऐसा नहीं है, हम बस चाहते थे कि तुम्हारे आने से पहले हम तैयार हो जाएं। तो अर्थर कहता है कि लेकिन मुझे लगा था कि तुम लोग वेट करोगे जब तक एलिनोर थोड़ी सी बड़े नहीं हो जाती तब तक, पर तुम लोग तो अब वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो जो कि काफी रिस्की है तुम्हारी जान के लिए। तो अब रे कहता है कि कमांडर वीरियो ने हमें एडवाइस दी थी कि हम लोग वेट करें जब तक एलिनोर बड़ी नहीं हो जाती या फिर तुम वापस नहीं आ जाते। तो अर्थर कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि तुम लोग वीरियन की बात मान गए थे, पर आखिरकार तुम लोग अब अचानक से वॉर को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो अब रे कहता है कि हमें अचानक से हेलन की तरफ से एक मैसेज मिला। हमें पता चला कि जब वो लोग उस डंजन से बाहर जा रहे थे तब उन लोग के ऊपर हमला हो गया। ये सुनकर अर्थर हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कल मैं उस डंजन के अंदर था और मैंने सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। तो रे कहता है कि हाँ, लेकिन वहाँ पर उस डंजन के अंदर एक हिडन एंट्रेंस थी दीवार के अंदर और उसी में से मॉन्स्टर्स आ गए। ट्विन हॉर्न वहीं पर ही रुकी जिससे कि वो लोग टाइम बाय कर सके, जिससे कि जितने भी सोल्जर्स हैं वो भाग सके। लेकिन जिसके बाद हम लोग को अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो जो मॉन्स्टर्स है वो अब हेलन को मारने ही वाले थे, पर हम लोग अब देखते हैं कि हेलन को बचाने के लिए अब खुद एडम सामने आ जाता है और अब उस मॉन्स्टर का हमला उसे लग भी जाता है। वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से एडम खत्म हो जाता है, यानी कि मर जाता है। ये सुनकर अर्थर को अब काफी जोर का धक्का लगता है। वो अब याद करने लगता है कि किस तरीके से बचपन में वो एडम के साथ मजे करा करता था। वो अब उदास हो जाता है और कहता है कि लेकिन मैंने तो सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर ये कहता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, जहाँ से वो मॉन्स्टर्स आए थे वहाँ का जो माना था वो ब्लॉक हो रखा था, इस वजह से तुम मॉन्स्टर्स को सेंस नहीं कर पाए। तो इन्होंने काफी कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाने के लिए, पर फिर भी काफी सारे लोग उस समय पर मारे गए। ये सुनकर अर्थर को अब याद आता है कि टेसिया भी वहाँ पर थी। वो अब सोचने लगता है कि कहीं टेसिया को तो कुछ नहीं हो गया। वो अब पूछने लगता है कि बाकी सभी लोग कैसे हैं। तो एलिस कहती है कि इसके बारे में तो पता नहीं, क्योंकि सारी चीजें काफी अचानक से हमें पता चली। इमरजेंसी में हेलन बस हमें सिचुएशन के बारे में ही बता पाई और एडम के बारे में बता पाई। ये सब सुनने के बाद अर्थर अब कहने लगता है कि मुझे एडम के लिए काफी बुरा लग रहा है, पर आप इस कारण की वजह से वॉर को ज्वाइन कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। ये सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है। हम लोग वॉर को इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पछता रहे हैं, बल्कि हम लोग वॉर को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सोल्जर्स हैं और सोल्जर की जान हमेशा खतरे में ही रहती है।
तो अर्थर कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम लोग के पास हक है वॉर को ज्वाइन करने का, और अगर मैं तुम लोग को वॉर में जाने से रोकूंगा तो ये मेरी एक काफी सेल्फिश रिक्वेस्ट है। पर फिर भी वॉर में जाना काफी रिस्की है, तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। सोच कर देखो, अगर तुम लोग को कुछ हो गया तो एलेनोर का क्या होगा? हम दोनों अकेले पड़ जाएंगे। ये सुनकर अब एलिस भी कहती है कि हाँ। ऐसा बोलकर अब अर्थर से कहती है कि हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर ये डिसाइड करने के लिए तुम अपने डैड को ब्लेम मत करो, क्योंकि मैं ही वो पर्सन हूँ जो कि ट्विन हॉर्न के पास वापिस जाना चाहती है। ये सुनकर अर्थर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मॉम आप जाना चाहती हो वॉर में? जिस पर वह कहती है कि हाँ। जिस पर अब अर्थर कहता है कि लेकिन डैड ने तो मुझे बताया था कि आपने ट्विन हॉर्न को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि पास्ट में आपके मैजिक से रिलेटेड कुछ हुआ था, तो अब अचानक से आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हो वॉर को? ये सुनकर एलिस अब अर्थर को उसके साइड में आकर बैठने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें हमारे पास्ट के बारे में बताती हूँ। जब हम लोग ट्विन हॉर्न्स की पार्टी के अंदर हुआ करते थे, तो अब अर्थर भी मान जाता है और अब वो अपनी मोम के साइड में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद अब एलिस अर्थर को बताने लगती है कि हमने तुम्हें ये बात कभी भी नहीं बताई। वो अब कहती है कि ट्विन हॉर्न में एक और पहले एक मेंबर हुआ करती थी। ये तब की बात है जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। उस लड़की का नाम लेंसा था। ऑलराइट, तो इस एपिसोड को हम लोग अब यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग जानेंगे कि आखिर लेंसा कौन है और आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अर्थर के पेरेंट्स ने ट्विन हॉर्न्स को छोड़ दिया था। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी है तो कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।